नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जबरदस्त तरीके के डिस्कस करने वाले हैं। जितना भी सारा कुछ पार्ट होता है बोर्ड एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम के सिलेबस का और इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो सारे कुछ आज सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएंगे। जो कि हमारा लेसन चल रहा है, सब लोगों को पता है। इससे पहले 5 लेक्चर अभी तक हम लोग बहुत अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करा चुके हैं, सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हमारे लेक्चर रहने वाला है लेक्चर नंबर 6। जिन बच्चों ने अभी तक 5 लेक्चर नहीं देखे इससे पहले वाले, वो सारे लोग देख कर आए, फिर यहाँ बातें होती हैं, फिर इधर का समझ में आएगा। बाकी पूरी चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ऑल टोटल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन का नाम है जीव प्रक्रम। आज इसका हम लोग इंड कर देने वाले हैं, टोटल इन टोटल खत्म कर देंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो कुछ चीजें पहले पढ़ी हैं हमने, कल हार्ट के बारे में पढ़ा था बहुत सारा कुछ, वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। क्या होता है सबसे पहले, जो मनुष्य में हृदय होता है, यानी तो पुरुषों में उसका वजन कितना होता है? पुरुषों में उसका वजन होता है 280 ग्राम से लेकर 340 ग्राम तक। अगर कोई व्यक्ति मेल है तो उसके हार्ट का वजन भार जो है 280 से 340 ग्राम होता है। बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है। दूसरा, महिलाओं का जो है हार्ट का वजन यानी भार कितना होता है? 230 ग्राम से लेकर 280 ग्राम तक होता है। अब हार्ट किस आकार का होता है? हार्ट हमेशा मुट्ठी के आकार का होता है, सेम इस तरीके के आकार का होता है। हार्ट में सबको पता है हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, सबको पता है हार्ट में 4 चैम्बर होता है। एक दयानिलय, दयालिन, बयानिलय, बयालिन, सबको पता है। इधर वाली साइड में राइट एट्रियम में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जो है बहता है, यानी अशुद्ध रक्त बहता है। लेफ्ट एट्रियम में इसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। लेफ्ट एट्रियम जब पंप करता है तो पूरे शरीर में ही हमारे खून जाता है। ये सारा कुछ बहुत एक एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, पूरी बातें बताने की जरूरत नहीं। इससे पहले वाले लेक्चर में सारा कुछ डिसाइड किया हुआ है। हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? हार्ट के डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जब भी कोई दिल की बीमारी आती है किसी को, तो अगर कोई हार्ट में प्रॉब्लम होती है तब हम एक विशेष प्रकार के डॉक्टर को दिखाते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे स्किन के डॉक्टर को बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, इसी तरीके से हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हार्ट के बारे में पढ़ाई करना यानी कि अध्ययन करना, हार्ट का जो अध्ययन करने की प्रोसेस कहलाती है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, बस इतनी सी बात थोड़ी ध्यान रखना। हार्ट का डॉक्टर होता है कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। बस इतना सारा कुछ। चलिए आज के अपने बेहतरीन टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है ब्लड। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। शरीर में कुछ भी हो रहा है, सब सारा कुछ ब्लड के थ्रू हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को, सिंपल सी बात सोचो, अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली से मुंबई जाना है, तो अगर रास्ते में बस वगैरह ना हो, कोई वाहन ही ना हो, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा ही नहीं पाएगा। इसी तरीके से हमारे पूरे शरीर में कहीं भी कुछ पहुंचाना है, भोजन पहुंचाना है, ऑक्सीजन पहुंचाना है, न्यूट्रिएंट पहुंचाने हैं, तो उसको पहुंचाने के लिए हमें किसका सपोर्ट लेना पड़ता है? ब्लड का सपोर्ट लेना पड़ता है। ब्लड का सपोर्ट लेना पड़ता है। अब एक चीज ध्यान रखना, ब्लड क्या है? ये आप बूंद, एक बूंद ब्लड की बनी हुई, तो ये नजर आ रही लाल, तो ब्लड, सबसे पहला पॉइंट, ब्लड किसके कारण लाल होता है? तुम बताओगे हीमोग्लोबिन के कारण। ब्लड हीमोग्लोबिन की वजह से ही लाल होता है। बहुविकल्पी में क्वेश्चन बनता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो तुम उसमें टिक करना हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। चलिए कुछ बेसिक पढ़ते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी जो है तरल है, लिक्विड जैसे पानी होता है उस टाइप का है, तरल पदार्थ होता है।
दूसरा पॉइंट, इसका पीएच लगभग 7.4 होता है। अच्छा तुम मुझे बताओ 7.4 पीएच है तो क्षारीय होगा, क्षारीय होगा या अम्लीय होगा? मैंने उसमें पढ़ाया था, जाहिर सी बात है 7 के ऊपर है तो क्षारीय है ना कि अम्लीय। लेकिन जब भी ब्लड में अम्लता बढ़ जाएगी तब इंसान को नई सेल्स नहीं बनती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। बाकी ध्यान रखना 7.4 है, इसका मतलब अम्ल क्या है, रक्त क्या है, क्षारीय। हाँ, इसका पीएच लगभग 7.4 होता है, बहुविकल्पी का क्वेश्चन है। रक्त हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय यानी लाइटली अल्कलाइन बोल सकते हो। दूसरा पॉइंट है, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कुल भार का लगभग 7% भाग रक्त होता है। जैसे हमारा अगर वजन 50 किलो है तो 50 किलो का 7% हमारे अंदर खून मौजूद होगा। किसी भी व्यक्ति का अगर कोई 40 किलो है तो 40 किलो का अगर 7% आप निकालेंगे तो जितना वजन बनेगा उतना वजन हमारे खून का होगा। दूसरा पॉइंट, पुरुष में लगभग 5 से 6 लीटर तथा महिलाओं में लगभग 4 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है। जो पुरुष होता है उसके अंदर कितना रक्त होगा, ब्लड होगा, 5 से 6 लीटर, और महिलाओं के अंदर होता है 4 से 5 लीटर। बस ये बात ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति के वजन का 7% ही खून उसकी बॉडी में होता है। बस ये चीज ध्यान रखना, ये बेसिक चीजें थी। अब हम जानेंगे क्या क्या, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। बीपी क्या होता है, जिसको बोलते हैं रक्तदाब, बीपी, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। बीपी कभी कि सुना होगा, किसी ने अचानक कुछ किया उसका बीपी बढ़ गया, यानी रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, रक्त दाब बढ़ जाता है, रक्त का प्रेशर बढ़ जाता है। किसमें, धमनियों में, सिराओं में, वेन्स में। बात समझ पा रहे हो? अच्छा अब एक चीज सोचो, लगभग में अगर कोई व्यक्ति रनिंग करके आ रहा है, तुमने बहुत लंबी दौड़ लगाई फिर उसके बाद रुके, तो तुम अगर तुरंत अपना बीपी चेक कराओगे तो तुरंत उसमें तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ नजर आएगा, यानी कि तुम्हारे रक्त का दाब बढ़ चुका है, यानी बीपी बढ़ चुका है। तो बीपी बढ़ा है या घटा है किससे नापेंगे? एक प्रकार की ये मशीन होती है, इससे मापते हैं, ये वाली मशीन, इसको बोलते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर से नापते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन यहां से बनता है। बीपी रक्तदाब मापने या नापने वाली मशीन को क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। रक्तदाब मापने वाली मशीन को स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। दूसरा पॉइंट, एक स्वस्थ जो यंग व्यक्ति होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, वयस्क व्यक्ति होता है, उसका जो बीपी होता है, रक्तदाब होता है, वो 120/80 mmHg होता है। बस ये ध्यान रखना, ये भी बहुविकल्पी का क्वेश्चन बनेगा, फुल में कहीं नहीं आएगा, ये सारे बहुविकल्पी के बनेंगे। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी को बोन मेरो कैंसर हो जाए, यानी जो हमारी हड्डी होती है ये वाली, ये जो हमारी हड्डी होती है, इसके अंदर एक गूदे वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं बोन मेरो। क्या बोलते हैं? बोन मेरो। तो अगर हमारी हड्डियों के अंदर जो गूदा भरा होता है उसको हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बोन मेरो। अगर बोन मेरो में कैंसर हो जाए या बोन मेरो खराब हो जाए तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी अगर कोई डिफिशिएंसी यानी कमी आएगी तो खून की आएगी। खून बनाने का काम ही बोन मेरो करता है। कभी कभी जब देखो किसी को बोन मेरो कैंसर हो जाता है तो उसके अंदर खून बनेगा ही नहीं, जितना होता है धीरे धीरे वो भी खत्म होने लगता है। तो ध्यान रखना, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मेरो में होता है। बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा कि मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो तुम उसे बताओगे रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में होता है। अब जब बच्चा छोटा होता है, एम्ब्रियो होता है, तो उसका जो रक्त का निर्माण होता है, अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है दुनिया में आया ही नहीं है, वो भ्रूण अवस्था में है। जब भ्रूण अवस्था में होता है
तो उसमें तो हड्डी तो अभी है नहीं, जब हड्डी नहीं होगी तो उसका जो है रक्त किससे बनेगा, यकृत से बनेगा, ध्यान रखना। भ्रूण अवस्था यानी एम्ब्रियो में इसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत यानी कि लीवर में होता है, लीवर ब्लड को बनाता है। लेकिन जब व्यक्ति बाहर आ जाता है, जब व्यक्ति दुनिया में आ जाता है, तब उसका निर्माण जो है, ब्लड का निर्माण सारा कुछ बोन मैरो में ही होगा। अब यकृत ब्लड को नहीं बनाएगा। ये इतनी सारी चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रक्त का संगठन, रक्त किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो रक्त ध्यान रखना 55% प्लाज्मा होता है रक्त में और 45% रुधिर होता है। टोटल ब्लड जो है 100% होता है। टोटल ब्लड कितने प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो हमेशा ध्यान रखना जो 45% होता है उसमें होती है ब्लड सेल्स, रक्त रुधिर कणिकाएं। रक्त कणिकाएं बोल दो या रुधिर कणिकाएं बोल दो। 3 टाइप की होती है, एक तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं, तीसरा होता है रक्त बिंबाड़ जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। 3 इंपॉर्टेंट होती हैं रक्त में। प्लाज्मा में क्या होता है, 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होती है, 0.9% जो है ग्लूकोज लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज और अन्य चीजें 2% होती है। सिंपल सी बात। हम प्लाज्मा के बारे में अलग पढ़ेंगे, रुधिर के बारे में अलग पढ़ेंगे, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, रक्त बिंबाणु क्या होता है, सारे कुछ एक एक टॉपिक कवर करेंगे। मुहा बहुत तेज है यार। लेकर आ गए, नहीं मिली सीमेंट वो वाली ब्लैक वाली, अरे नहीं जिससे ये बनता है प्लास्टर वगैरह, मिल जाएगी, जाओ लेकर आओ, जाओ तो। चलिए बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% हिस्सा होता है। कितने प्रतिशत हिस्सा होता है, 55%। तो ध्यान रखना प्लाज्मा कैसे होता है, देखो सेम चीजें इस सिंबल में दर्शाई हुई। ये तुम्हारा पूरा एक ब्लड है, इसमें क्या होता है 45% तो कणिकाओं वाला ब्लड है, 1% जो है वो बफी कोट होता है और 55% प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, यह रक्त का तरल भाग होता है। जो ब्लड में चिकनापन होता है वो किसके कारण होता है, प्लाज्मा के कारण ही होता है, तो तरल भाग होता है। दूसरा, इसमें लगभग 90% जल होता है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है जो कि इसमें 90% जल होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, लवण पाया जाता है, बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं और अन्य घुलित पदार्थ भी इसमें उपस्थित होते हैं। यानी प्लाज्मा में प्रोटीन, ग्लूकोज, लवण, हार्मोन सारे कुछ प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं और 2% जो हिस्सा बचता है उसमें बहुत सारी अन्य चीजें घुली हुई होती हैं। प्लाज्मा हल्के पीले कलर का होता है। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, पीले कलर का होता है। किसके कारण, बिलीरुबिन के कारण। अगर कोई बोल दे कि प्लाज्मा का कलर पीला होता है, किसके कारण, बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा, तुम उसे बताओगे बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। तो ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी प्लाज्मा के बारे में थी। देखो ना प्लाज्मा हल्का पीले रंग का नजर आ रहा है, किसके कारण, बिलीरुबिन के कारण। क्या क्या मिला हुआ है, प्रोटीन मिला है, लवण मिला है, ग्लूकोज मिला है, हार्मोन्स मिले हैं, 2% अन्य हिस्से मिले हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, लाल रक्त कणिकाएं या बोल सकते हो लाल रुधिर कणिकाएं। ये लाल नजर आ रही हैं सब सारी कुछ, तो हमेशा ध्यान रखना इसको बोलते हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती है, आरबीसी का निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। कोई पूछे कि आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहां होता है, तो आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। आरबीसी किसके कारण लाल होती है, ये लाल नजर आ रही है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। भ्रूण अवस्था में इनका निर्माण कहां होता है, यकृत यानी कि लीवर में होता है। इनका जीवन काल कितने दिनों का होता है, 120 दिन। 120 दिन के बाद ये अपने आप को नया बना लेती, ये खत्म हो जाएंगी, प्लीहा यानी दिल्ली में चली जाएंगी
और ये तुरंत जो है अपने आप को नया बना लेंगे। इसका जब विनाश होता है, इसकी मुख्य जगह कहाँ है? प्लीहा, स्प्लीन बोलते हैं। अगर ये जब मर जाती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जब नष्ट हो जाती हैं, तो इनकी जगह, इनका कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं। दूसरा, इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। बहुत सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात लिखी, आज कुछ लॉजिक समझाने की जरूरत ही नहीं। तो इसमें एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से लाल रुधिर कणिकाएं लाल होती। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। तुमको बताएं, आरबीसी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन पाए जाने की वजह से ये ऑक्सीजन को अपने आप खींच लेता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ खींच लेगा और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाओं को ऑक्सीजन परिवहन का काम भी करती है, ऑक्सीजन पहुंचाने का पूरे शरीर में काम करती है। सामान्यतः आरबीसी की संख्या लगभग 4.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होती है। बहुत संख्या इनकी होती है। 4.5 यानी 4.5 मिलियन या 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होती है। इतनी सारी बात। सबसे पहली बात, आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मरने के बाद इसके विनाश की जगह कहाँ होती है? इनका कब्रिस्तान कहाँ होता है? प्लीहा में। आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से। हीमोग्लोबिन ही पूरे आरबीसी ही कहाँ पहुंचाती है? हीमोग्लोबिन ही पूरे शरीर में क्या पहुंचाता है भाई? ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। आरबीसी की संख्या लगभग 4.5 या 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है। इतनी सारी बात, इससे बाहर कुछ नहीं बोर्ड एग्जाम में आता है। बस आप कोई टीचर बताया कि रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है, तो तुम उसे मत बताना कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तुम बताना लाल रुधिर कणिकाओं का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, ना कि रक्त का रंग। दूसरा पॉइंट, अब बात करेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं यानी श्वेत रुधिर। रक्त को आप रुधिर भी लिख सकते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं जिनको बोलते हैं WBC। अगर ये इस तरीके की दिखती, WBC अगर हमारे शरीर में खत्म हो जाए तो हमारे अंदर कोई भी रोग बड़ी आसानी से प्रवेश कर सकता है। अगर कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में, कोई भी रोग हमारे शरीर में एंटर करता है, तो उससे लड़ने का काम एक ही आदमी करता है। कौन? WBC। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखता है, इम्यूनिटी को मजबूत रखता है। कौन? WBC। अब देखो, WBC शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, यानी हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम कौन करता है? WBC करता है। दूसरा पॉइंट, ये शरीर को रोगाणुओं एवं संक्रमणों से बचाती है, यानी ये वायरस से बचाएगी, बैक्टीरिया से बचाएगी। कौन बचाएगी? WBC वाली से। इन्हें शरीर का सुरक्षा सैनिक भी कहा जाता है, शोल्डर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर की रक्षा करती है। हमारे शरीर में जितने भी सारे रोग आने वाले हैं, उनसे लड़ने का काम कौन करता है? WBC करती है। सामान्यतः WBC की संख्या 4000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होती है। अगर 1 मिलीमीटर रक्त है तो उसमें 11000 या 4000 से कम ना हो, 11000 से ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, तो WBC की संख्या होती है। जिसके अंदर WBC गया वो बीमार पड़ेगा, उसके अंदर रोग बहुत जल्दी प्रवेश करेंगे, उसकी बॉडी में एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, यानी बहुत सारा कुछ है WBC पे डिपेंड होता है। और अगर इसके अंदर लाल रुधिर कणिकाएं कम हो गई तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, ऑक्सीजन पहुंचने की मात्रा कम हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या है? अब रक्त की प्लेटलेट्स बात करते हैं। प्लेटलेट्स, कोई व्यक्ति बीमार होता है तो तुरंत उसकी प्लेटलेट्स जो है घट जाती है, तो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, उसकी बॉडी में जान ही नहीं रह जाती है। किसके कारण? प्लेटलेट्स के कारण। ये जो पूरा देख रहे हैं, इसमें जो ये प्रकार का है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सभी को बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या करती हैं? इनका आकार आरबीसी और WBC से भी छोटा होता है, यानी आरबीसी इनसे बड़ी, WBC भी इनसे बड़ी है, यानी कि आरबीसी और WBC से छोटी होती। दूसरा काम समझो, प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाने में सहायक होती। अगर कोई व्यक्ति कट गया है, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है,
तो अगर उसका खून बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, इसका मतलब उसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी है। यहां काटो, अगर थोड़ी देर में तुरंत रुक गया, इसका मतलब हमारे अंदर प्लेटलेट्स जो है भरपूर मात्रा में है। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स ही हमारे खून को थक्के के रूप में बदल देती है, यानी खून को रोक देती है। खून का थक्का बनाने में इनका काम होता है। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन तक होता है। 7 से 10 दिन के अंदर ही अपने आप मर जाती, 10 दिन तक ही जिंदा रहती। इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इनका निर्माण भी बोन मेरो में होता है। आरबीसी का निर्माण भी बोन मेरो में होता है। यह रंगीन तथा प्रक्रिया से सक्रिय होने पर चिपचिपा हो जाता है। ये रंगीन कलरफुल होता है, और जब ये एक्टिव होगा, जब थक्का बनाने का काम करेगा तो चिपचिपा हो जाएगा। कभी खून जब कटे तो तुरंत पकड़ो तो लिक्विड टाइप का होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो चिपचिपा हो जाता है। चिपचिपा मतलब वो गाढ़ा होने लगता है, गाढ़ा मतलब वो थक्का बनाने लगता है। सामान्यतः प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होती है। ये पॉइंट ध्यान रखना, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक सामान्यतः प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होती है। इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। जो रक्त प्लेटलेट्स होती हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अगर डॉक्टर लोग ये लैंग्वेज यूज करते हैं कि दिस पर्सन आर डिफिशिएंसी ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स विल बी नॉट कोटिंग बाय ब्लड, बाय ईचिंग, बाय कटिंग, बहुत सारा कुछ होता है। तो बस एक सिंपल सी बात, इनका आकार आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से छोटा होता है। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। ये खून का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। ये जब एक्टिव होती है, जब इनकी प्रोसेस चलती है तो रंगीन और चिपचिपी हो जाती हैं। इनकी संख्या लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होती है। और इनका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। बस ब्लड हमारा खत्म हो चुका है। अब आएंगे महत्वपूर्ण तथ्य पे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे बड़ी धमनी किसे बोलते हैं? महाधमनी को, जिसको बोलते हैं एओर्टा। सबसे बड़ी सिरा कौन सी होता है? वेना केवा, जो उधर वाली थी व्हाइट, उसमें पढ़ाया था हमने हाइट में। अशुद्ध रक्त ले जाने वाली धमनी को क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं। शुद्ध रक्त ले जाने वाली सिरे को क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय सिरा बोलते हैं। सामान्य रक्त दाब मनुष्य में कितना होता है? 120/80 mmHg। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने समय तक होता है? 120 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 7 से 10 दिन। बस ये अभी तक हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। इतना अगर किसी को आ गया समझो सारा कुछ आ गया। अब देखो अगले पॉइंट पे आते हैं। अब बात करेंगे लसीका के बारे में। लसीका का दूसरा नाम इंग्लिश में होता है लिम्फ। लसीका को लिम्फ भी बोलते हैं। 2 सेकेंड। और बाकी अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कर लीजिए। लसीका का दूसरा नाम इंग्लिश में होता है लिम्फ। ज्यादातर लिम्फ ही लिख के आता है, लसीका बहुत कम लिखा होता है। क्या होती है लसीका? इस आकार की लसीका होती है। ये हमारे धमनी और सिराओं में पाई जाती है। देखो क्या होता है। लसीका रुधिर तथा ऊतक द्रव के बीच का द्रव होता है। यानी जो हमारा रुधिर है और जो हमारा ऊतक द्रव होता है उसके बीच का जो द्रव होता है। जैसे बात समझिए, कोई पानी है तो उस पे पानी गाढ़ा है, नीचे बहुत गाढ़ा है, फिर बीच में जो हल्का गाढ़ा होता है उसको बोलते हैं लसीका। आई बात समझ में? इसे छना हुआ रुधिर भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लसीका को छना हुआ रुधिर भी कहा जाता है। बहुविकल्पी में क्वेश्चन बनेगा आपका। और रुधिर की अपेक्षा में प्रोटीन की मात्रा इसमें काफी कम होती है। यानी रुधिर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम रुधिर से कंपेयर इसको करें तो लसीका में प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम होती है।
क्योंकि रुधिर कोशिकाओं की दीवारों से चिपका हुआ होता है। सटा हुआ लिखना चाहिए था, यहां चिपका हुआ होता है। प्रोटीन की अधिकांश मात्रा रुधिर में रह जाती है। जब जाहिर सी बात है इसे छना हुआ रुधिर बोलते हैं, तो रुधिर जब छना हुआ होता है ना, तो जो बचता है तो जाहिर सी बात अधिकांश मात्रा तो रक्त में ही रह गई, तो छने हुए में प्रोटीन की मात्रा नहीं होती। दूसरा पॉइंट, इसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी नहीं होती। लसिका में आरबीसी नहीं होती, इसीलिए इसे बोलते हैं छना हुआ रक्त। इसमें श्वेत कणिकाएं पाई जाती है। इसमें डब्ल्यूबीसी तो पाई जाएंगी, लेकिन आरबीसी इसमें गायब हो जाती है। बस एक बात ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, यह शरीर की प्रतिरक्षा में सहायता करती है। जाहिर सी बात है, जिसमें डब्ल्यूबीसी होगी तो वो भी तो शरीर की रक्षा करने में कार्य करेगी। प्रतिरक्षा का मतलब होता है किसी दूसरे से रक्षा करना। आई बात समझ में? तो सीधी सादी बात, लसिका क्या होता है? लसिका रुधिर तथा ऊतक द्रव के बीच का द्रव होता है। कैसा होता है? इसे छना हुआ रुधिर भी कहा जाता है। इसमें आरबीसी से लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उसके कंपेयर में इसमें कम प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया ही नहीं जाता, ना के बराबर एकदम। इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं और इसमें डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, इसीलिए यह शरीर की प्रतिरक्षा करने में कार्य करती है। दूसरा पॉइंट देखो, लसिका के कार्य क्या होते हैं? ऊतकों की अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में पहुंचाना। यानी ऊतकों से जो अलग द्रव हुआ होता है उसे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है? लसिका करती है। वसा के अवशोषण में सहायता, यानी जब हम घी वगैरह खाते हैं, जितना फैट वाली चीजें होती हैं, उनका जो है अवशोषण करने का काम लसिका ही करती है और रोगों से रक्षा करना इसका काम होता है। तो लसिका के बारे में समझ में आ गया। लसिका क्या होती है? लसिका जो है, हाँ, लसिका जो है फैट का अवशोषण करती है। जितनी भी चिकनी चीजें हम खाते हैं, जितनी भी फैट वाली चीजें हम खाते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन, उनका अवशोषण कौन कराता है? लसिका ही कराएगी। अगले पॉइंट पे आते हैं, मानव उत्सर्जन। तो सबसे पहले ध्यान रखना, उत्सर्जन क्या होता है? इसकी इंग्लिश होती है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। मानव उत्सर्जन यानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। अब किसके थ्रू होता है? एक तो पसीने के थ्रू अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, यानी कि ये भी एक प्रक्रिया क्या है? उत्सर्जन। मल मूत्र के थ्रू जो है अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, यानी मल मूत्र त्यागने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। चलो, उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। उत्सर्जन वह प्रक्रिया होती है जिससे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ, विषैले पदार्थ, जिसमें बहुत सारी गंदगी होती है, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसके कौन कौन से अंग होते हैं हम जान लेते हैं। मानव में जो उत्सर्जन करने वाला तंत्र होता है उसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं? सबसे पहले 2 किडनी शामिल होती है, जिसको बोलते हैं 2 वक्र। 2 मूत्रवाहिनियां होती हैं, जिसको बोलते हैं यूट्रेस, यूरेटर्स बोलते हैं। यूट्रेस तो अलग चीज। एक मूत्राशय होता है जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैंडर। एक मूत्र मार्ग होता है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा बोलते हैं। बस ध्यान रखना, ये 4 पॉइंट होते हैं। 2 किडनी पाई जाएंगी, 2 मूत्रवाहिनियां पाई जाएंगी, एक मूत्राशय, एक मूत्र मार्ग। ये इतना अंग होता है। चलिए एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या इसमें नंबर 2 है? पीपीटी बदल गई है क्या? अच्छा, किडनी 2 नंबर लिख गया। वक्र का मतलब होता है किडनी। अब किडनी का काम एक्चुअली होता है हमारे पानी को फिल्टर करना। जितना सारा कुछ हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ये सारा कुछ फिल्टर कौन करता है? किडनी ही करती है। वक्र मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। किडनी जो है मानव शरीर की सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है। अगर किडनी गायब हो जाए तो हमारे अंदर जितना भी खाया पिया होगा वो फिल्टर ही नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, वक्र की विशेषताएं क्या होती हैं? मानव में 2 वक्र होते हैं। मानव में 2 किडनी पाई जाती हैं। इनका आकार सेम बीन
बीन के बीज के समान होता है। राजमा देखे हैं, राजमा, राजमा सेम टाइप होती है किडनी की। प्रत्येक वक्र की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। किडनी की लंबाई कितनी होगी? 10 से 12 सेंटीमीटर होती। एक वृक्क का भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। इनका वजन 120 ग्राम से लेकर 170 ग्राम तक होता है। किसका? वक्र का। वक्र यानी कि गुर्दा, गुर्दा यानी कि किडनी। वक्र उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों और स्थित होता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है यहां एक स्थित होता है, एक यहां स्थित होता है। उदर गुहा यानी बाहरी गुहा। वृक्क के कार्य क्या होते हैं? रक्त का शोधन करने का कार्य भी कौन करता है? रक्त करता है। यानी रक्त को प्योर करने का काम कौन करता है? किडनी करती है। यूरिया, यूरिक अम्ल, अतिरिक्त जल को बाहर निकालना, शरीर में जल एवं लवण संतुलित बनाए रखने के लिए इसका उपयोग होता है। हमेशा ध्यान रखना, वक्र हमारे शरीर में ब्लड को फिल्टर करेगी और जितना हमारे शरीर में यूरिया, लवण और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको बाहर निकालने का काम कौन करेगी? वक्र ही करेगी। बस इतना सारा कुछ इसमें पढ़ना। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। वक्र के अंदर ही एक चीज पाई जाती है जिसका नाम होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होती है? बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेफ्रॉन का चित्र बनाते हुए उसका वर्णन कीजिए। देखो, वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। संरचना जो वक्र बनी है किडनी और क्रियात्मक जो क्रिया करती है, दोनों की इकाई होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन अगर ना हो तो ना तो किडनी वर्क करेगी, ना तो किसी चीज को फिल्टर करेगी। तो इसीलिए इसे क्रियात्मक और संरचनात्मक दोनों इकाई किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। प्रत्येक वक्र में लगभग 10 लाख यानी कह सकते हो 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। अगर एक किडनी उठाकर लाई जाए तो उसके अंदर 10 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाएंगे। मतलब इतनी छोटी इकाई होती है। 10 लाख, 1 मिलियन, 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाएंगे। नेफ्रॉन रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करता है। अगर हमारा रक्त है उसको फिल्टर करके मूत्र में बदलने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन ही करता है। तो नेफ्रॉन एक किडनी, हमारे पास तो 2 है, तो एक किडनी में 10 लाख, तो 2 किडनी में 20 लाख क्या करेंगे? रक्त को छानने का कार्य। छानने के बाद जो बचा हुआ होगा वो मूत्र होगा। मूत्र कहां जाएगा? मूत्राशय के मार्ग से बाहर चला जाएगा, यानी उत्सर्जन हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? चलो अब देखो, मूत्रवाहिनी क्या होती है? मूत्रवाहिनी जिस मार्ग से मूत्र गुजरता है उसी को मूत्रवाहिनी बोलते हैं। ये वाला, ये जो देख रहे हैं, किडनी ने यहां से फिल्टर किया, यहां से जाकर मूत्रवाहिनी से होता हुआ ये मूत्राशय में पहुंचा, फिर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल गया, यानी कि मूत्रवाहिनी क्या होती है? प्रत्येक वक्र एक पतली और पेशी नली द्वारा मूत्राशय से जुड़ा होता है। देखो ना, प्रत्येक वक्र, चाहे ये वाली किडनी हो चाहे ये वाली किडनी हो, किससे जुड़ी है? मूत्रवाहिनी से। किससे जुड़ी है? मूत्रवाहिनी से। ध्यान रखना, इस नली को क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी बोलते हैं। मूत्र वक्र से मूत्राशय तक इसी के माध्यम से पहुंचता है। अगर किडनी रक्त को फिल्टर करेंगी तो मूत्रवाहिनी से मूत्र होता हुआ किसमें जाएगा? मूत्राशय में पहुंचेगा। तो अगर कोई बोले मूत्र, यूरिन किसके थ्रू मूत्राशय में पहुंचता है, तो तुम बताओगे मूत्रवाहिनी के थ्रू जो है यूरिन कहां जाता है? मूत्राशय तक पहुंचता है। सिंपल सी बात। अब हम बात करेंगे मूत्राशय के बारे में। मूत्राशय क्या होता है? यह एक पैसी थैलीनुमा संरचना होती है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाली, ये यहां से यहां तक आई है मूत्रवाहिनी मूत्र लेकर, और ये मूत्राशय थैलीनुमा होता है। इसमें मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, यानी जितना सारा रक्त फिल्टर होकर मूत्र में बदला हुआ है, मूत्र कहां इकट्ठा होगा? ये मूत्राशय में इकट्ठा हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य में मूत्राशय लगभग 400 से 600 ml तक स्टोर हुआ होता है। मूत्राशय में स्टोर कर, जैसे हमारे पास एक गिलास पानी की लेने की क्षमता है, अगर हमारे बैग में इतनी सारी किताबें आ जाती हैं, उसी तरीके से मूत्राशय इसमें लगभग, इसमें इस थैली में 400 से 600 ml मूत्र स्टोर किया जा सकता है मूत्राशय में। अब देखो, मूत्र मार्ग क्या होता है? मूत्राशय से मूत्र शरीर से बाहर निकलने वाली नली को क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं। यानी यहां मूत्र इकट्ठा हुआ था, यहां मूत्र इकट्ठा हुआ है, यहां से जो ये वाली नली है इसको बोलते हैं मूत्राशय, यानी मूत्र मार्ग। मूत्राशय से जब मूत्र बाहर निकलता है तो उस नली को बोलते हैं क्या? मूत्र मार्ग बोलते हैं। मूत्र इसी मार्ग से शरीर से बाहर निकलता है, यानी उत्सर्जन होता है।
तो सिंपल सी बात है, बस ध्यान रखना, इसमें एक बार हम फिर समझा रहे हैं, आगे तो कुछ है नहीं, आगे है भी, ध्यान रखना। हम मानव शरीर में 2 किडनी पाई जाती है, दोनों किडनी के अंदर 10 लाख क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन ही रक्त को छानने का काम करते हैं। रक्त जब छन जाता है किडनी से, तो मूत्र नलिका से जो है, मूत्र नलिका से किस में जाएगा, मूत्र वाहिनियों से किस में जाएगा, मूत्राशय में पहुंच जाएगा। मूत्राशय उसको इकट्ठा कर लेता है। कितने तक लिमिट होती है इकट्ठा करने की, 400 ml से 600 ml तक इसमें मूत्र जो है संग्रहित हो जाता है। फिर मूत्र जब जिस नली से बाहर निकलता है, शरीर के बाहर से निकलता है, उसे बोलते हैं मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग नली से होते हुए बाहर निकल जाता है। अब थोड़ी बात और कर लेते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार, नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ये जो देख पा रहे हैं, ये वाली संरचना, ये सारी किडनी के अंदर होती है, इसीलिए किडनी का आकार ये इसे प्रकार का होता है। उसके अंदर नेफ्रॉन ही फैले हुए होते हैं। क्यों? नेफ्रॉन का ही कार्य हमारे रक्त को फिल्टर करने का होता है, रक्त को शोधन करने का होता है। चलो, नेफ्रॉन यानी वक्र की क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक मतलब कार्य करने वाली इकाई होती है। कौन सा कार्य? रक्त को फिल्टर करने का कार्य। नेफ्रॉन के भाग होते हैं, एक तो बोमेन संपुट होता है। बोमेन संपुट, यह कप के आकार की संरचना होती है। बोमेन संपुट, यह कप के आकार की संरचना होती है। इसे ग्लोमेरुलस स्थित होता है। इसमें क्या स्थित होता है? ग्लोमेरुलस स्थित होता है। अब बात करेंगे ये ग्लोमेरुलस क्या होता है। तो यह कोशिकाओं का जाल होता है, बहुत सारी कोशिकाएं बनी होती है उसमें, इसी में छनता है मूत्र, उसी में रक्त छनता है। रक्त का फिल्टर करने का काम कौन करता है? यही करता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ही किडनी के अंदर पाया जाता है, नेफ्रॉन के अंदर पाया जाता है, नेफ्रॉन का पार्ट होता है, यही रक्त का शोधन करने में कार्य करता है। अब बात करेंगे वक्र नलिका क्या होती है। वक्र नलिका उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण कराती है। यानी अगर हमने कोई बहुत पोषण रहित खाना खाया है, इसमें पोषण भरपूर मात्रा में था, तो उस पोषण को पहुंचाने का कार्य कौन करेगी? वक्र नलिका करेगी। अंतिम रूप से मूत्र का निर्माण करती है। जैसे हमने जूस पिया, जूस से जो है वृक्क नलिका, उसमें जूस का जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जरूरतमंद पार्ट होगा, न्यूट्रिशन विटामिन वाला होगा, वो निकाल के वृक्क नलिका हमारे शरीर में पहुंचा देगी, और बाकी जो फिल्टर बचा हुआ होगा वो मूत्र का निर्माण कर देगा, यानी मूत्र में बदल जाएगा। ये पूरी संरचना आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये पूरा ये है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ही किसको, रक्त को छानने का काम करता है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अभी तक हमने बहुत सारा कुछ मानव के शरीर के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स यानी पौधों में कैसे परिवहन होता है, कैसे जल पहुंचता है, हम जमीन में पानी डालते हैं, पत्तियों तक पहुंच जाता है, कैसे पत्ती हरी हो जाती हैं, कैसे पत्तियों में फल आता है, कैसे पत्ती हरी होने के बाद सूर्य के प्रकाश को खींचती है, बहुत सारा कुछ कैसे होता है। तो पौधों में जल, खनिज तथा भोजन का परिवहन यानी संवहन ऊतकों द्वारा होता है। पौधों में बहुत सारे ऊतक पाए जाते हैं। जिस तरीके से हमारा ये वाला मांस, जो मसल्स बने हुए हैं, ऊतक से बने हुए हैं, इसी तरीके से पौधे भी ऊतक से बने हुए हैं। तो उनके अंदर जो भोजन बनेगा, जल संग्रहित होगा, वो सब किसके द्वारा होगा? ऊतकों के द्वारा होगा। कौन से ऊतक के द्वारा? इसको बोलते हैं संवहन ऊतक। संवहन के ऊतक के द्वारा होता है ना। पौधों में जल और खनिज भोजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? संवहन ऊतक के द्वारा होता है। संवहन ऊतक के द्वारा ही भोजन पूरे पौधे में पहुंचेगा, जल पूरे पौधे में पहुंचेगा, भोजन का परिवहन पूरे शरीर में, पूरे पौधे में होगा। किसके द्वारा? संवहन ऊतक द्वारा। संवहन ऊतक 2 प्रकार का होता है, एक जाइलम द्वारा, एक फ्लोएम द्वारा। इसमें 2 क्रियाएं होती हैं, एक जाइलम, एक फ्लोएम। जल के द्वारा संवहन जाइलम कहलाता है, और जब जल तने के ऊपर पहुंच जाएगा, फिर पत्तियों में पहुंच जाना, फ्लोएम कहलाता है। चेक कर लेते हैं जाइलम क्या होता है। जाइलम क्या होता है? जाइलम एक संवहन ऊतक है, सबको पता है। संवहन का मतलब खनिज और भोजन और जल को पहुंचाने वाला ऊतक को ही संवहन ऊतक कहते हैं।
जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को तने और पत्तियों तक पहुंचाता है। यानी जो ये पौधा होता है, यहां से जल जाएगा, खनिज और लवण कहां तक पहुंचेंगे? पत्तियों तक, तने से होते हुए पत्तियों तक जाएंगे, तो इसे बोलते हैं जाइलम। जाइलम एक संवहन ऊतक होता है जो जड़ों से जल, खनिज, लवण खींचकर तने तक पहुंचाकर और पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। जाइलम के कार्य क्या होते हैं? जल का परिवहन करना, खनिज लवण का परिवहन करना, पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, दृढ़ता पौधे को मजबूत करने का काम करता है। ये कौन सा? जाइलम। ऊपर की ओर सब जाता है, नीचे से ऊपर की ओर। अब बात करेंगे फ्लोएम क्या होता है। फ्लोएम, फ्लोएम भी एक प्रकार का संवहन ऊतक होता है जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। अब बात समझो, पत्तियों ने सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाया, उस भोजन को पौधे के पूरे भागों में पहुंचाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा, सभी भागों तक पहुंचा देगा। तो जो सूर्य के प्रकाश से पत्तियां भोजन बनाती हैं, उन पत्तियों से बनाया हुआ भोजन पूरे शरीर यानी पौधे के पूरे भागों में पहुंचाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। फ्लोएम के कार्य क्या होते हैं? भोजन का परिवहन करना। कहां? पूरे पौधे में, पूरे पौधे के हर एक भाग में। इस स्रोत से उपभोगी का भाग, जैसे हमने उपभोगी तक भोजन पहुंचाना, मतलब जो है फल फूल हुआ वो हमारे तक भी पहुंच जाते हैं। यानी उपभोगी जो उसका, अब आम गिरा है तो आम पौधा थोड़ी ना खाएगा, आम हम लोग खाएंगे, तो वो फ्लोएम द्वारा ही होता है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। वक्र क्या होते हैं? ये सारा कुछ हमने एक एक डिटेल में पढ़ाया, बाकी कुछ कठिन नहीं। बायोलॉजी इज द वेरी सिंपल सब्जेक्ट इन द बोर्ड एग्जाम। इस बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत सिंपल सब्जेक्ट बायोलॉजी है। सब्जेक्ट ही बिल्कुल सिंपल है, बस आप इसमें ध्यान देना, एक एक पॉइंट, क्या बोला जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, कैसे समझाया जा रहा है, कहाँ किसका कार्य होता है, ये सब। वृक्क मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जाइलम क्या होता है? जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करना जाइलम होता है। फ्लोएम क्या होता है? भोजन का, पौधे के भोजन को पत्तियों द्वारा बनाया हुआ भोजन पौधों के सभी भागों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? फ्लोएम कहलाता है। लसिका क्या होती है? ऊतक द्रव होता है। क्या काम करता है? प्रतिरक्षा में सहायक होता है। लसिका ही प्रतिरक्षा में, रोगों से लड़ने में सहायक करती है। क्यों? क्योंकि उसमें WBC मौजूद होती है। मानव में 2 वृक्क होते हैं, प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन ही रक्त का शोधन करते हैं, नेफ्रॉन ही रक्त का शोधन करते हैं, नेफ्रॉन ही हमारे अंदर न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करते हैं। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और बाकी आप इनके बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, ताकि एक एक चीज बड़ी आसान भाषा में हमने समझा रखा है। जितने बच्चे हैं नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जय हिंद दोस्तों।